बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में हमें कहा जा रहा है इस डिटर्मिनेंट का ये आंसर लाना है प्रॉपर्टीज को यूज करके। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम की हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमने दो काम करने। एक तो ये काम है कि हर रो के अंदर आप देखें तो कोई ना कोई एंट्री मिसिंग है। जैसे इस रो के तमाम एलिमेंट्स में देखें तो यहाँ पे C1 मिसिंग है, यहाँ पे C2 मिसिंग है, यहाँ पे C3 मिसिंग है। इसी तरह से यहाँ पे A1 मिसिंग है, यहाँ पे A2 मिसिंग है, यहाँ पे A3 मिसिंग है, यहाँ पे B1 मिसिंग है, यहाँ पे B2 मिसिंग है, यहाँ पे B3 मिसिंग है। यानी हर रो के अंदर ABC में से कोई एक लेटर मिसिंग है। तो जो लेटर मिसिंग है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, चूंकि यहाँ पे टर्म्स प्लस की फॉर्म में है। तो हमने वो लेटर जो है खुद कैसे लेकर आना है, उसका कोफिशिएंट 0 लिखकर उसको क्रिएट करना है, बनाना है। ये देखें, जैसे यहाँ पे मैंने NA1 प्लस B1 है तो साथ मैंने C1 लाना है, तो उसका कोफिशिएंट मैंने 0 लिखा, 0C1। NA1 प्लस B1 का कोफिशिएंट 1 मैंने बना लिया, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होगा। अगर कोफिशिएंट ना हो तो हम कोफिशिएंट 1 लेते हैं। और यहाँ पे C1 मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट C1 बनाया। यहाँ पे NA2 1B2 और C2 लिखना है। C2 का कोफिशिएंट 0 लिखूंगा क्योंकि C2 मिसिंग है। स्टूडेंट्स, आप रिकॉल करें, अगर कोई आपको इक्वेशन दी जाए, फर्ज कर लो 2x है प्लस y इज इक्वल टू 7, क्रैमर रूल के अंदर फर्ज कर लो आप रिकॉल करें, तो उसमें कोई वेरिएबल मिसिंग होता है तो उसको हम लाने के लिए, बनाने के लिए हम उसका कोफिशिएंट फिर उस इक्वेशन के अंदर 0 लेकर उसको बना सकते हैं, ला सकते हैं। तो इधर भी हमने यही काम करना है। यहाँ पे देखें NA3 प्लस B3 साथ C3 कोई नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 बना लें, B1 का कोफिशिएंट 1 बना लें। इसी तरह से यहाँ पे देखें NB1 और C1 है, A1 मिसिंग है, तो तरतीब भी आपने ABC वाली रखनी है। यानी पहले A लिखना है, फिर B लिखना है, फिर C लिखना है। तो यहाँ पे A1 मिसिंग है तो 0A1 प्लस NB1 प्लस 1C1, 0A2 प्लस NB2 प्लस 1C2, 0A3 प्लस NB3 प्लस 1C3। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स B1 मिसिंग है, लेकिन तरतीब आपने ABC वाली रखनी है। तो पहले आपने A1 लिखना है। A1 का कोफिशिएंट 1, B1 मिसिंग है, 0B1 प्लस NC1। यहाँ पे B2 मिसिंग है, लेकिन पहले आपने A2 लिखना है, 1A2 प्लस 1A2 प्लस 0B2 प्लस NC2, 1A3 प्लस 0B3 प्लस NC3। फिर मैं रिपीट करता हूं, हर रो में जो लेटर मिसिंग है वो लेटर लाना है और साथ तरतीब रखनी है ABC, और नीचे इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट वही रखना है जो बाकी लेटर्स के साथ है। जैसे यहाँ पे 1 सबस्क्रिप्ट है, यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट है, यहाँ पे 3 सबस्क्रिप्ट है। तो जो लेटर मिसिंग है वो लेटर भी लिखना है और नीचे उसका सबस्क्रिप्ट वही लिखना है जो बाकियों के साथ है, और तरतीब रखनी है ABC। एक तो काम ये हो गया। दूसरा काम यह है कि इस डिटर्मिनेंट को आपने ब्रेक करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। ये एक प्रॉपर्टी होती है A इंटू B डिटर्मिनेंट that is equal to A determinant into B determinant। यानी दो स्केयर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, उनका डिटर्मिनेंट लें, तो चाहे आप प्रोडक्ट लेकर डिटर्मिनेंट लें या अलग अलग डिटर्मिनेंट लेकर मल्टीप्लाई कर लें, प्रोडक्ट बना लें, एक ही बात है। तो हमने अब इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना है। थोड़ी देर के लिए आप देखें कि अब आपने इसको कैसे ब्रेक करना है। तो इसका एक तो जो आंसर में गिवन है डिटर्मिनेंट ये वाला, सीधा सीधा बड़े आराम से ये डिटर्मिनेंट बना लेना है जो आंसर में डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन के अंदर आप राइट हैंड साइड देखें तो आंसर के अंदर जो डिटर्मिनेंट है
वही देखना है, राइट हैंड साइड का जो डिटर्मिनेंट है वही देखना है। रिकॉल करें स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे स्टेप्स हम आंसर को देखते हुए किया करेंगे, तो ये वाला स्टेप इस राइट हैंड साइड को देखते हुए हम बना रहे हैं। सीधा सीधा एक तो ये वाला डिटर्मिनेंट बना लें, दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट शुरू में बनाना है वो आपने कौन सा बनाना है, वो इस फर्स्ट कॉलम को देखते हुए आपने बनाना है, फर्स्ट कॉलम को देखते हुए। स्टूडेंट्स आपको पता है कि दो मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले की रो दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, तो पहले की रो दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, तो ये इनफैक्ट एक तरह का प्रोडक्ट की फॉर्म में एंट्रीज बनी हुई है। गौर करें, वो हमारा कॉलम है A1 B1 C1। अब इस कॉलम के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो कि ये वाली चीज बने, तो गौर करें NA1 प्लस 1B1 प्लस 0C1, तो ये देखें N10, ये आप पहली रो बना लें N10। आप अगर इसको मैट्रिक्स बना लें थोड़ी देर के लिए, यहां पे देखें N10। अब आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा NA1 प्लस 1B1 प्लस 0C1, तो ये आपकी ये देखें पहली एंट्री वही बन रही है। सिमिलरली इस रो को आप दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये सेकंड एंट्री बन रही है Na2 प्लस 1B2 प्लस 0C2। इसी तरह से थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये एंट्री बन रही है। इट मीन आपने ये जो यहाँ पे ये कोफिशिएंट्स हैं इनको एज ए रो बना लें N10 0 N1, ये देखो 0 N1 आपने यहाँ पे लिखना है एंड 10 N, ये आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लें तो आपके पास यही एंट्रीज बनेंगी। थोड़ी देर के लिए आप इसको यहाँ पे मैट्रिक्स बना लें, सिर्फ ये आपकी कंफर्मेशन के लिए मैं बना रहा हूँ 10 N। अब स्टूडेंट्स आप इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट बनाएं तो वो यही एंट्रीज बनेंगी। यानी आप इन एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करके थोड़ी देर चेक करना चाहें तो देख सकते हैं कि अंदर यही एंट्रीज बन रही हैं। यानी आप इनको मल्टीप्लाई करें और चेक करें, जो अंदर एंट्रीज बनेंगी वो यही बन रही हैं, आप कंफर्म कर लें। अब स्टूडेंट्स आपको ये भी याद रखना है कि मुझे कौन सा डिटर्मिनेंट पहले लिखना है और कौन सा डिटर्मिनेंट बाद में लिखना है। तो देखें ये डिटर्मिनेंट बाद में है जबकि ये उसके साथ कोई नंबर है, ये कोफिशिएंट है, दैट्स वाई इस डिटर्मिनेंट को सेकंड प्लेस पे लिखना है और शुरू में जो फर्स्ट प्लेस होगी उसकी जगह आपने यहाँ से ये डिटर्मिनेंट बनाना है कोफिशिएंट्स के साथ। बस अब आपका आंसर आ चुका है, दोनों काम मैंने कर लिए हैं। पहला काम ये है कि जो मिसिंग एंट्री है वो लानी है, दूसरा काम ये है कि इस डिटर्मिनेंट को एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना। ये इनफैक्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉपर्टी लग रही है तो आपने ये प्रॉपर्टी लगानी है। बस इसके बाद आपका आंसर आएगा, बस इसके बाद आपका बड़े आराम से आंसर आएगा, बड़े आराम से आपका रिजल्ट आने वाला है। कैसे? आपने आगे बच्चों इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेना है, इसको नहीं छेड़ना क्योंकि ये एज इट इज आपके आंसर में चीज आनी है। तो ये देख लें, अब आपने इसको एक्सपेंड करना है। कैसे? वही नॉर्मल मेथड, एक्सपेंशन लफ्ज लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, इस पर प्लस माइनस प्लस डालें और इसको एक्सपेंड करें। एन बाहर, पहली रो पहला कलम N1 0N, फिर -1 बाहर, पहली रो दूसरा कलम 0 1 1N प्लस 0 बाहर, अंदर मैंने एंट्रीज नहीं लिखी। अब आप इनको सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई कर लें तो आपका स्टूडेंट्स ये रिक्वायर्ड रिजल्ट बन रहा है, राइट हैंड साइड बड़े आराम से बन रही है। तो मेन उसमें दो काम थे जो मैंने आपको बता दी। पार्ट 4 है, इस डिटर्मिनेंट का ये आंसर लाना है हमको। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली। स्टूडेंट्स आप देखें इस डिटर्मिनेंट के अंदर ये जो थर्ड कॉलम है ये वाज़े नज़र आ रहा है कि थर्ड कॉलम की हर एंट्री 2 नंबर्स पर कंसिस्ट कर रही है, 2 नंबर्स पर मुश्तमिल है। तो इस डिटर्मिनेंट को हम ब्रेक करेंगे, स्प्लिट अप करेंगे एज ए सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स पहला और दूसरा कॉलम दोनों डिटर्मिनेंट्स में सेम रहेगा। इन दोनों डिटर्मिनेंट्स के अंदर पहला और दूसरा कॉलम दोनों डिटर्मिनेंट्स का सेम रहेगा। हमने थर्ड कॉलम के अंदर क्या लिखना है, इस कॉलम की पहली एंट्री यहाँ पे लिखेंगे और इस कॉलम की दूसरी एंट्री यहाँ पे लिखेंगे। आप रिकॉल करें, ये एक प्रॉपर्टी थी
वो प्रॉपर्टी मैं रिकॉल करवा देता हूँ। वी कैन स्प्लिट अप और break up any one row or any one column as a sum of two determinants where the other rows and column remain same। वो वाली प्रॉपर्टी लग रही है। आपने पूरी प्रॉपर्टी की रीजन नहीं देनी, जस्ट आपकी मर्जी है। ये वर्ड लिख दें बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, या ये वर्ड भी ना लिखें तो नंबर नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी लग रही है। तो इधर मैंने 1 1 लिखना है, यहाँ इस कॉलम में, इस डिटर्मिनेंट में मैंने यहाँ पे जो तीसरा कॉलम है उसमें ये वाली एंट्रीज लिखनी है, अल्फा एक्स क्यूब, अल्फा वाई क्यूब, अल्फा जेड क्यूब। तो ये वो प्रॉपर्टी के तहत हमने इस डिटर्मिनेंट को एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स लिख लिया। अब आगे हमने सॉल्व करके ये रिजल्ट बनाना है। स्टूडेंट्स, एक तो ये मेन या टिपिकल स्टेप था, पर्टिकुलर स्टेप था जो हमने परफॉर्म किया, ये वाला। अब आगे 2 और स्टेप्स भी हैं, वो स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे तो ये हमें रिजल्ट या आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगले जो 2 स्टेप्स हैं वो हम आंसर को देखते हुए हमें उनका हिंट या इशारा मिलेगा कि हमें क्या करना है। बच्चों आप देखें तो ये रिजल्ट में 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स वाई जी, यानी आंसर में अल्फा है। तो हमने क्या करना है, इस थर्ड कॉलम से अल्फा कॉमन लेना है। टेकिंग अल्फा कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, टेकिंग अल्फा एज कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, यहां से आपने अल्फा कॉमन लिया। ये डिटर्मिनेंट क्या बना, कॉलम वाइज देखें, एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, और इस कॉलम से अल्फा कॉमन लिया तो अंदर क्या बनेगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। और इस डिटर्मिनेंट को एज इट इज लिखना है, इस पे कुछ काम ना करें, इसको एज इट इज रहने दें। स्टूडेंट्स अब आप देखें, अल्फा के साथ आंसर में x है, इंटू वाई है, इंटू z है, यानी अल्फा के साथ x y z मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट रो से आप x कॉमन लें, सेकंड रो से y कॉमन लें, थर्ड रो से z कॉमन लें, तो वो अल्फा के साथ बाहर हम लिखेंगे। तो यही काम अगला मैंने लिख किया है, टेकिंग x कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, y कॉमन फ्रॉम सेकंड रो एंड z कॉमन फ्रॉम थर्ड रो। इस डिटर्मिनेंट को एज इट इज लिखेंगे, लेकिन इस डिटर्मिनेंट पे हम काम कर रहे हैं, इस डिटर्मिनेंट पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो ये अगला स्टेप देखें, यहां पे आपको लिखना है टेकिंग x कॉमन फ्रॉम कॉलम फ्रॉम रो 1, y फ्रॉम रो 2 एंड z फ्रॉम रो 3। आपने ये ऑपरेशन ऊपर लिखना है। तो यही काम करें तो ये देखें, अब रो वाइज चलना है। फर्स्ट रो से x कॉमन लिया, सेकंड रो से y कॉमन लिया, अंदर ये बचेगा, थर्ड रो से z कॉमन लेंगे तो अंदर ये बचेगा। अब आप देख लें, अब यहां से आगे स्टूडेंट्स आपने एक काम ये करना है, या तो इस डिटर्मिनेंट को इस जैसा बना लें। इस जैसा कैसे बनाएंगे, आप फर्स्ट इन 2 कॉलम्स को एक्सचेंज करेंगे, फिर आगे इन 2 कॉलम्स को एक्सचेंज करेंगे। या तो इस डिटर्मिनेंट को इस जैसा बना लें या फिर इस डिटर्मिनेंट को इस जैसा बना लें। उसमें भी आपने यही काम करना है, पहले इन 2 कॉलम्स को एक्सचेंज करेंगे, फिर इन 2 कॉलम्स को एक्सचेंज करेंगे। आपकी मर्जी है, चाहे इस पर ये काम कर लें, चाहे इस पर वो काम कर लें, आपकी मर्जी है, जो अभी मैंने बताया। यानी अब हमारी मर्जी, हम इस डिटर्मिनेंट पे कॉलम ऑपरेशन लगाकर इसको इस जैसा बना लें, या इस डिटर्मिनेंट पे हम कॉलम ऑपरेशन लगाकर इसको इस जैसा बना लें। हमने वो फिर डिटर्मिनेंट क्या करना है, बाहर कॉमन लेना है। तो अगला हमारा यही काम है। तो मेन स्टेप यही है। तो हम इस डिटर्मिनेंट को इस जैसा बनाते हैं। देखें इस पे हमने क्या करना है, अभी आप नोट करें स्टूडेंट्स। अब मैंने इस डिटर्मिनेंट पे काम करके इसको इस जैसा बनाना है, इस पे ऑपरेशन लगा के इसको इस जैसा बनाना है। तो पहले इन 2 कॉलम्स को हम आपस में एक्सचेंज करेंगे। आप स्टूडेंट्स रिकॉल करें, जब भी हम 2 कॉलम्स को या 2 रोज को एक्सचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के बाहर क्या डालते हैं, नेगेटिव साइन। तो यही काम किया है, इंटरचेंजिंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो बाहर मैंने नेगेटिव डाला है और ये कॉलम 1 और कॉलम 2 आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स फर्दर मैंने इस डिटर्मिनेंट को इस जैसा मजीद आगे बनाने के लिए अब इन 2 कॉलम्स को एक्सचेंज करना है, ये इस जैसा बन जाएगा। कॉलम 2 और कॉलम 3 को एक्सचेंज करूंगा तो इंटरचेंजिंग कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो अगेन बाहर नेगेटिव डलेगा, ये ऑलरेडी एक नेगेटिव है और इसको चेंज करने से अगेन एक नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव इनटू नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव साइन बन गया और अंदर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बन गया। आप गौर करें, ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं।
तो अब हमने क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 बन जाएगा और साथ अल्फा इंटू एक्स वाई जी इंटू 1। तो ये डिटर्मिनेंट जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 और साथ ये अल्फा एक्स वाई जी, ये चीज बन गई। आपकी मर्जी है इसको राइट साइड पर लिख लें या लेफ्ट साइड पर लिख लें, साथ मैंने ये डिटर्मिनेंट लिख लिया। अब स्टूडेंट्स इस डिटर्मिनेंट को मैंने एक्सपेंड करना, लेकिन रिकॉल करें मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी ये 1 1 का पैटर्न बने तो आपने क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे 0 बनाना है। तो फर्स्ट रो को बाकी रो से क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यही काम की है। सब्ट्रैक्टिंग R1 फ्रॉम R2 R3, ये देख लें हमारे पास ये पैटर्न बन गया, ये वो एक्सपेंशन वाली सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई है। तो अब हमने क्या करना है, इस रो को और इस कॉलम को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आगे हमारे पास ये वैल्यू बनी। आपकी मर्जी है बाहर आप यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें। स्टूडेंट्स मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, लेकिन मैंने चूंकि ये आंसर लाना है तो थोड़ा सा आसान करने के लिए, वरना इधर भी एक्सपेंड करें तो कोई मसला नहीं, तो थोड़ा सा आसान करने के लिए ये देखें ना, ये आंसर लाना है तो आप इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लो। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बनाया तो ये चीज बनी, इधर भी यही बनाया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनाया। अब ऐसा क्यों किया, गौर करें, ये y माइनस एक्स फर्स्ट रो से एंड z माइनस एक्स सेकेंड रो से कॉमन लेना है। तो यहाँ आपने लिखना है टेकिंग y माइनस एक्स एज कॉमन फ्रॉम R1 एंड z माइनस एक्स एज कॉमन फ्रॉम R2। तो यही चीज आपने बाहर कॉमन ली। तो अब आप गौर करें, यहाँ पे 1 और यहाँ पे बनेगा y प्लस एक्स, यहाँ पे ये 1 और इधर बनेगा z प्लस एक्स। अब आप इस 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लें, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करें z प्लस एक्स, आगे मैंने माइनस डालना है, वो माइनस इससे जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई माइनस एक्स, क्योंकि ये y प्लस एक्स है, लेकिन जो हमने अंदर दरमियान में नेगेटिव डालना है वो नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस वाई माइनस एक्स बनेगा। तो आप स्टूडेंट गौर करें, ये एक्स एक्स से कट जाएगा, बाकी हमारे पास ये टर्म्स बनी, बाकी हमारे पास ये वैल्यू बनी। अब आप आंसर को देखें, आंसर में चेक करें स्टूडेंट्स, ये जो z माइनस एक्स है ये वाली वैल्यू तो एज इट इज है, लेकिन अब हमने क्या करना है, इस फैक्टर से और इस फैक्टर से दोनों से माइनस कॉमन लें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x माइनस वाई है, जबकि इधर क्या है y माइनस एक्स, और यहाँ पे हमारे पास z माइनस y है, जबकि यहाँ पे क्या है y माइनस z। तो टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम फर्स्ट फैक्टर एंड लास्ट फैक्टर, ये वाली वर्डिंग लिखकर अगला स्टेप हमारा ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा एक्स वाई जी इनटू, इसके साथ आप लिखोगे x माइनस वाई, वो वाली हमारी टर्म बन रही है, और पहले मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगा y माइनस जी, और एंड पे हम z माइनस एक्स एज इट इज लिखेंगे। तो वो जो बाहर दो नेगेटिव आने हैं, एक यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया और एक यहाँ से, वो नेगेटिव इनटू नेगेटिव वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा विच इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट इस सवाल के पहले और दूसरे पार्ट में तो कोई खास या पर्टिकुलर स्टेप्स नहीं थे, उसमें आप रिकॉल करें, पहले पार्ट में हमने आखिरी दो रोज को फर्स्ट रो में ऐड किया था, R3 को और R2 को हमने R1 में ऐड किया था। आपकी मर्जी है, आप कॉलम 3 और कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड कर लें या R2 और R3 को R1 में ऐड कर लें। जैसे ही हमने ऐड किया था इस तरह का पैटर्न बना था, हमने कॉमन लेकर इस तरह का पैटर्न बना लिया था और फिर हमने एक्सपेंड कर लिया था इस तरह का। सेम प्रोसेस हमने पार्ट 2 में किया था, उसमें हमने फर्स्ट रो को A से, सेकंड को B से, थर्ड को C से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था, फिर हमने रोज को आपस में ऐड करके कुछ कॉमन लिया था, फिर इस तरह का हमारे पास पैटर्न बन गया था और हमने एक्सपेंड कर लिया था। उसमें भी आपकी मर्जी है, रोज को रोज में ऐड करें या कॉलम्स को कॉलम में ऐड करें, यानी उनमें कोई खास स्टेप्स नहीं थे, कोई पर्टिकुलर बात या स्टेप नहीं थी। लेकिन पार्ट 3 में स्पेसिफिक स्टेप था, आप देख लिया, आपने देख लिया, उसमें हमने तमाम एंट्रीज को, हर रो की तमाम एंट्रीज को खास पैटर्न में कन्वर्ट करके एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके फिर आगे हमने सॉल्व किया। और सिमिलरली इसमें भी पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, जैसे ये देखें, पहला स्टेप ये है कि हमने इस डिटर्मिनेंट के अंदर इस कॉलम को ब्रेक किया और एज ए सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स लिखा, ये इसका पहला पर्टिकुलर स्टेप है। फिर हमने क्या करना है, ये आंसर को देखते हुए
फर्स्ट रो से x, सेकंड रो से y, थर्ड रो से z कॉमन लेंगे। फिर क्या है, फिर अगला स्टेप ये था कि हमने ये डिटर्मिनेंट सेम बनाने हैं, तो 2 बार हमने ये चेंजिंग की। ये चेंजिंग करके इस डिटर्मिनेंट को और इस डिटर्मिनेंट को देखें तो ये सेम बन चुके हैं। ये हमने कॉमन लिया और आगे एक्सपेंशन की। तो इससे ऑनवर्ड आगे जितने भी पार्ट्स होंगे, कुछ ना कुछ हर पार्ट के अंदर पर्टिकुलर स्टेप्स हैं। अगर वो आप पर्टिकुलर या स्पेशल स्टेप नहीं करेंगे, की स्टेप्स परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और उन स्टेप्स के हिंट आपको आंसर से मिलेंगे। तो ये आपने साथ साथ देखते रहना है कि हर पार्ट के अंदर, यहाँ से आगे अक्सर पार्ट के अंदर, हर पार्ट के अंदर कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हमें इस डिटर्मिनेंट का ये आंसर लाना है। मैंने ये राइट हैंड साइड ऊपर अलग से लिख दी है और क्वेश्चन की डायरेक्ट मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। इस डिटर्मिनेंट का हमें वो आंसर लाना है। स्टूडेंट्स, इस डिटर्मिनेंट में कोई ख़ास या वाज़े पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। इसमें आपको खुद से सोचना है और देखना है। जब भी कोई ऐसा सीन हो कि हम स्टक होके रह जाए, स्टूडेंट्स, जब भी कोई ऐसा सीन हो कि डायरेक्ट हमें कोई पैटर्न या कुछ नज़र ना आ रहा हो, स्टूडेंट्स, जब कोई ऐसा सवाल हो जिसमें हमें कोई ख़ास ऐसी चीज़ नज़र ना आ रही हो कि इस सवाल में हमें क्या करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में फिर आपने किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मैक्सिमम ज़ीरोज़ बनाने हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में इनफैक्ट हम मैक्सिमम ज़ीरोज़ बनाएंगे, यानी हम ये वाला पैटर्न बनाएंगे। अब आपकी मर्जी है, फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम ज़ीरोज़ बना लो या फर्स्ट रो में मैक्सिमम ज़ीरोज़ बना लो। मैं दोनों तरीकों से करके दे दूंगा, आपको जो इजी लगे वो फॉलो कर लेना। मैक्सिमम ज़ीरोज़ से मुराद एक नंबर के अलावा बाकी एंट्रीज जो हैं वो क्या हो जाएं, ज़ीरो जाएं। एक एंट्री के अलावा बाकी सारी एंट्री क्या हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं। स्टूडेंट्स, अब आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट रो में ज़ीरोज़ बना लें या फर्स्ट कॉलम में ज़ीरोज़ बना लें। मैं फ़िलहाल यहाँ पे ज़ीरोज़ बना रहा हूँ इस कॉलम में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब मुझे ज़ीरो बनाना है, तो मैं थर्ड कॉलम की हेल्प से यहाँ पे ज़ीरो बनाऊंगा। ये जो थर्ड कॉलम है, इसको आप देखें, थर्ड कॉलम को मैं -b से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में ऐड करूंगा। तो इस बात को या तो आप वर्ड्स में लिख लें या ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लें। वर्ड्स में अगर आपने लिखना है तो यूं लिखना है, मल्टीप्लाइंग कॉलम 3 विद -a से मल्टीप्लाई करना है एंड एडिंग इट इन कॉलम 1। हमेशा मैं ऐड किया करूंगा, सब्ट्रैक्ट वाला चक्कर नहीं करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते वक्त आपसे नेगेटिव साइन डालने की मिस्टेक हो जाती है। तो थर्ड कॉलम को -a से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में ऐड करना है। या तो यूं स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लें जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, या फिर ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लें। तो ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। क्या, जरा गौर करें, कॉलम 3 को -a से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है किस में, कॉलम 1 में। तो जिस कॉलम में ऐड करना होता है वो पहले लिखते हैं, जिस रो में ऐड करना है वो रो पहले लिख लें, या जिस कॉलम में ऐड करना होता है वो कॉलम पहले लिख लें। तो कॉलम 1 में हमने ऐड किया किस चीज को, कॉलम 3 को -a से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो अब आप देखें, कॉलम 3 को -a से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में ऐड करना है। तो ये देखें, कॉलम 3 को -a से मल्टीप्लाई करना है, तो हर एंट्री को -a से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड करते जाएं। इसको -a से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, इसको -a से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। तो ये देखें, अब 2ab, इसको -a से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें तो यही चीज बनेगी, ये चेक कर लें। इसको -a से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -a² + a³ + ab², और इसमें ऐड किया, ये देख लें, -a + a³ + ab², ये चीज इसमें ऐड हुई है, चेक कर लें। और इसको -a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा +2a², इसमें ऐड करना है, तो इसमें ऐड किया तो ये चीज बन रही है। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करके मैंने लिखा है, सेकंड और थर्ड कॉलम वैसे ही रहेगा, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गई वैल्यू 0। यहाँ पे देखें 2a - a, ये a बन गया और ये वाली दोनों टर्म्स वैसे की वैसे। इसको देखें 1
और माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a² ये प्लस a² प्लस b², ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब स्टूडेंट्स गौर करना है आपको, यहाँ पे मुझे ये वाली फॉर्म बनानी है, तो आप गौर करना। एक तो यहां से देखें a कॉमन निकल रहा है, मैंने कॉमन लिया a क्योंकि ये चीज अंदर बनेगी, तो a जस्ट इस टर्म से a कॉमन लें तो अंदर बनेगा 1 प्लस a² प्लस b²। स्टूडेंट्स जब भी हम कॉमन लेते हैं तो अंदर वो उस टर्म को a डिवाइड करेगा, हर एक टर्म को। a जब बाहर कॉमन लिया तो a इसको भी डिवाइड करेगा, a इसको भी डिवाइड करेगा, a इसको भी डिवाइड करेगा। जब a इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ 1 बनेगा, जब a इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ a² बनेगा, और a जब इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ b² बनेगा। तो ये मैंने कॉमन लिया है, आप देख लें यहाँ पे, ये चेक कर लें। अब आप स्टूडेंट्स चेक करें, 1 प्लस a² प्लस b² यहाँ भी है, 1 प्लस a² प्लस b² यहाँ भी है, तो आप इस पूरे कॉलम में से 1 प्लस a² प्लस b² कॉमन ले लें। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 0 के साथ तो ये 1 प्लस a² प्लस b² कॉमन नहीं है। तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं वो अंदर हर टर्म को क्या करती है, डिवाइड करती है। तो इस पूरे कॉलम से जब मैंने 1 प्लस a² प्लस b² कॉमन लेना है तो वो 0 को भी डिवाइड करेगा, 0 को जब डिवाइड करेगा तो 0 ही बनेगा। इसको जब 1 प्लस a² प्लस b² डिवाइड करेगा तो इधर सिर्फ a बनेगा, और इसको जब 1 प्लस a² प्लस b² डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 1 बनेगा। या तो यूं समझ लें या फिर यूं भी समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स 0 के साथ आप खुद से 1 प्लस a² प्लस b² लिख सकते हैं। 0 इंटू दिस वो 0 ही है। अब आप देख लें 1 प्लस a² प्लस b² इस पूरे कॉलम के अंदर हर टर्म के साथ मौजूद पड़ा है, तो टेकिंग 1 प्लस a² प्लस b² कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, या तो 0 के साथ लिख लें या 0 के साथ ना लिखें, क्योंकि जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं वो अंदर क्या करती है, डिवाइड करती है। तो जब हम ये 1 प्लस a² प्लस b² 0 से कॉमन लेंगे, इट मीन वो 0 को डिवाइड करेगा, 0 ओवर 1 प्लस a² प्लस b² वो 0 ही रहेगा। या तो यूं समझ लें या 0 के साथ 1 प्लस a² प्लस b² ये लिख लें, तो भी आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी समझ लें। हमारे पास ये वैल्यू बनी। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें यहाँ भी 0 बनाना है। इस थर्ड रो की हेल्प से, थर्ड रो की हेल्प से मुझे यहाँ 0 बनाना है, क्योंकि मैंने ये पैटर्न बनाना है मैक्सिमम जीरोस वाला। तो क्या करेंगे, थर्ड रो को माइनस a से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करना है। इधर स्टूडेंट्स मैंने 0 बनाया था इस थर्ड कॉलम की मदद से। अब बच्चों यहाँ पे 0 बनाना है, मैंने इस जगह पे 0 लेकर आना है। तो अब थर्ड रो की मदद से, थर्ड रो की हेल्प से यहाँ 0 बनाऊंगा। कैसे, इस पूरी थर्ड रो को माइनस a से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करना है। या तो यूं वर्ड्स की फॉर्म में लिख लें, अगर यूं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो फिर यूं लिखना है, जिस रो में ऐड करना है वो रो पहले लिखनी है। तो R2 प्लस माइनस AR3 यूं करके लिख लें तब भी ठीक है। कैसे, इसका क्या मतलब बनेगा, R2 में ऐड करना है R3 को किससे मल्टीप्लाई करके, माइनस a से। तो ये देखें, अब इसको माइनस a से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें तो a माइनस a। मैं हमेशा ऐड किया करूंगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये आगे एचिलन फॉर्म और रिड्यूस एचिलन फॉर्म 2.5 एक्सरसाइज में भी इस तरह के ऑपरेशंस हम करेंगे मैट्रिसेस के अंदर। तो उधर भी मैंने इसी तरह का पैटर्न ही फॉलो करना है, क्योंकि कई बच्चे जब ये ऐसे लिखते हैं ना सब्ट्रैक्ट करने के चक्करों में, तो वो फिर साइन नेगेटिव डालना भूल जाते हैं। नेगेटिव साइन जब डालेंगे तो ठीक होगा, लेकिन कई बच्चे नेगेटिव साइन डालना भूल जाते हैं। इसलिए मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके हमेशा ऐड करवा दिया करता हूँ, ताकि नेगेटिव साइन डालने वाला चक्कर ही ना रहे। तो देखिए, अब माइनस a से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया a माइनस a, इसको माइनस a से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें तो ये देखिए -2b, और इसको माइनस a से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -2a²b, तो उसके साथ मैंने ऐड किया। इसको माइनस a से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा +2a², और इसके साथ ऐड किया 1 माइनस a² माइनस b² प्लस 2a²। स्टूडेंट्स ऐसा मैंने क्यों किया, यहाँ पे 0 बनाना। तो ये देखें यहाँ पे 0 बन चुका है।
इसको अब आप स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लें, 1 माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 2 ए स्केयर, तो ये इसमें 1 प्लस ए स्केयर बनेगा। तो ये हमारे पास बाकी सारा कुछ ऐसे, जस्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैंने लिखा है। अब हमारे पास मैक्सिमम जीरोस वाला पैटर्न बन चुका है। आपने एक्सपेंड करना है, जिस कॉलम में या जिस रो में मैक्सिमम जीरोस हों, एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू दैट रो या विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉलम करना है। तो ये फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम जीरोस हैं एक एलिमेंट को छोड़कर, तो इस कॉलम और इस रो को एलिमिनेट कर दें, डिस्कार्ड कर दें। बाकी जो भी वैल्यू बची है वो आपने डिटर्मिनेंट के अंदर लिखना है। बाहर आपकी मर्जी है ये 1 डालें या ना डालें, और ये जो कॉमन लिया था ये वैसे का वैसे। अब आपने स्टूडेंट्स इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आने वाला है, चेक कर लें। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करें। ये देखें ये सेम वैल्यू है, ये इसका क्या बन जाएगी, स्केयर माइनस 2b इनटू दिस वन। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे और ये स्केयर ओपन करोगे। स्टूडेंट्स ये जो स्केयर है ये इस फार्मूले के साथ ओपन करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर। ये फार्मूला याद करें, ये क्या होता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab। अगर इनके साथ प्लस है तो प्लस 2ab डालना है, अगर इनके साथ प्लस है तो प्लस 2bc डालना है, और इनके साथ अगर प्लस है तो प्लस 2ac डालना है। बट यहाँ पे देखें a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, पहला काम तो यही मैंने किया है, 1 का स्केयर 1, a स्केयर का स्केयर a4, बी स्केयर का स्केयर b4। अब इनके दरमियान प्लस है तो ये बनेगा प्लस 2a स्केयर। अब इनके दरमियान माइनस है तो ये बनेगा माइनस 2a स्केयर बी स्केयर। और इन दो के साथ देखें नेगेटिव है, 1 और माइनस बी स्केयर के साथ नेगेटिव है, तो ये बनेगा माइनस 2b स्केयर ये वाला। स्टूडेंट्स ये जो टर्म्स हैं यहां तक ये मैंने एक्सपेंड किया है इस वैल्यू को, इस टर्म को अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ये आप देख सकते हैं। और आगे इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस 2b इंटू माइनस 2b दैट इज 4b स्केयर माइनस 2b इंटू दिस टर्म, ये माइनस 2 स्केयर इंटू बी, तो ये बनेगा प्लस 4a स्केयर बी स्केयर ये वाली टर्म। अब स्टूडेंट्स 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर वैसे इंटू ये वाली टर्म्स वैसे, 1 प्लस a4 प्लस b4 प्लस 2a स्केयर। लेकिन आप गौर करें, माइनस 2a स्केयर बी स्केयर प्लस 4a स्केयर बी स्केयर, ये ऐड होके ये वैल्यू बनेगी 2a स्केयर बी स्केयर। एंड सिमिलरली इन दो को देखें तो माइनस 2b स्केयर प्लस 4b स्केयर, तो ये क्या बचेगा, बनेगा प्लस 2b स्केयर, ये वाली हमारी टर्म बनी। अब आप गौर करें ये वाली वैल्यू पूरी, ये जो है ब्रैकेट के अंदर, स्केयर ब्रैकेट के अंदर, ये फिर इस फार्मूले में बंद हो रही है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये पूरी वैल्यू क्या बनेगी, 1 प्लस a स्केयर प्लस b स्केयर का होल स्केयर। स्टूडेंट्स इसको अगर आप फार्मूले को ओपन करें अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो ये यही ऊपर वाली चीज बन रही है। बट चूंकि मुझे आंसर ये लाना था, दैट्स वाई इस पूरी वैल्यू को, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, इसको मैंने इस फार्मूले में बंद किया है। आप इसकी एक्सपेंशन करें तो ये यही चीज बन रही है, लेकिन इस फार्मूले में बंद करने से मेरा रिजल्ट रिक्वायर्ड फॉर्म बन गई है। आप चेक कर लें, ये रिक्वायर्ड फॉर्म है, ये पावर 1 है और ये पावर 2 है, बेसिस सेम है तो होल क्यूब बन जाएगा। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हैं, ऐड हो जाएंगी, तो ये होल क्यूब है, ये स्क्वायर था, इसको क्यूब बना लें, तो ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है, दैट इज राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स अब इसी क्वेश्चन को मैं कॉलम की बजाय रो में यहां मैक्सिमम जीरोस बनाता हूं। अभी तो मैंने फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम जीरोस बनाई हैं, लेकिन अब मैं फर्स्ट रो में मैक्सिमम जीरोस बनाऊंगा। कैसे, इस रो की हेल्प से यहां पे जीरो बनाऊंगा, फिर आगे आपको मैं सारा करके दिखाता हूं। आपको जो इजी लगे आप वो मेथड फॉलो कर लीजिएगा। अब सेकंड मेथड में हमने स्टूडेंट्स जीरो यहां पे बनाना, लेकिन R2 की हेल्प से। R2 को माइनस b से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना है, यही बात हमने लिखी है। स्टूडेंट्स पहले वाले मेथड में मैंने कॉलम 3 की मदद से, कॉलम 3 की हेल्प से यहाँ जीरो बनाया था, तो कॉलम 3 को माइनस a से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में ऐड किया था। लेकिन अब हम कॉलम 2 की हेल्प से यहाँ जीरो बना रहे हैं,
इस ऑपरेशन की मदद से, इस ऑपरेशन की हेल्प से। तो ये आप देख लें, पैटर्न वही है, सिर्फ ऑपरेशंस चेंज हो रहे हैं। पहले हमने यहाँ पे 0 बनाया था कॉलम 3 की हेल्प से, अब हम यहाँ पे 0, पहले हमने यहाँ पे 0 बनाया था कॉलम 3 की हेल्प से, अब हम यहाँ 0 बना रहे हैं रो 2 की हेल्प से। आगे देख लें, नेक्स्ट अब वही काम जो उधर किया था, यहाँ पे अब हम b कॉमन ले रहे हैं। b कॉमन लिया तो आप गौर करें, अब फर्स्ट रो पूरी में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन पड़ा है। तो टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1, जबकि पिछले मेथड में, प्रीवियस मेथड में हमने कॉलम 1 से यही चीज कॉमन ली थी। उधर मैंने यहाँ पे कॉलम 1 लिखा था, अब मैं यहाँ पे रो 1 लिख रहा हूँ। तकरीबन वही लाइंस हैं, तकरीबन वही पैटर्न है, सिर्फ उधर कॉलम की बजाय रो और यहाँ पे रो की बजाय अब हम कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं। उधर हमने यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाया था, लेकिन यहाँ पे अब हम क्या लगा रहे हैं, कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं। क्या, अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 बनाएंगे। कैसे, हम सेकंड कॉलम को -b से मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 में ऐड कर रहे हैं, यही काम मैंने लिखा है। तो बाकी अब सारा वही पैटर्न है, इसमें मैक्सिमम जीरोस बन चुकी हैं। तो अब हमने क्या करना है, R1 की हेल्प से एक्सपेंड करना है, लेकिन यहाँ पे ये प्लस माइनस प्लस, तो बाहर मैंने -1 डालना है, बाकी ये डिटर्मिनेंट बना। अब इस डिटर्मिनेंट को आप ओपन करें, लेकिन ये बाहर -1 आता रहेगा। इस डिटर्मिनेंट को, इन दो को मल्टीप्लाई करें माइनस इन दो को, ये तो वही चीज स्क्वायर बन जाएगी। इन दो को मल्टीप्लाई करें, साथ ये माइनस है, इस स्क्वायर को ओपन करें इस फार्मूले की हेल्प से। ये स्क्वायर को ओपन किया है, फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। वो स्टेप्स स्टूडेंट्स देख लें। अब आगे जो है, मैंने इस एंड पे इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर ये देखें, ये वाली जो चीज़ है, ये फिर इस फार्मूले की मदद से इसको इस फार्मूले में बंद कर रहा हूँ, और ये ओवरऑल हमारे पास क्या बन जाएगा, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। इसको आप देख लें, तकरीबन वही लाइंस हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। आपको जो मेथड इजी लगे आप वो फॉलो कर लें। स्टूडेंट्स, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर हमने प्रीवियस मेथड में या इस मेथड में, इन दोनों मेथड में यहाँ पे ये जो हमने स्टेप किया कि हमने कॉलम 2 को -b से मल्टीप्लाई करके फिर उसको कॉलम 3 में ऐड कर रहे हैं, या प्रीवियस मेथड में हमने R3 को -a से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड किया था। तो यहाँ फिर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो साथ हमने डिवाइड नहीं करना, ऐसा नहीं करना स्टूडेंट्स। जब सिर्फ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और कुछ नहीं करोगे और डिटर्मिनेंट के अंदर कर रहे होते हो तो फिर बाहर डिवाइड भी करना है। लेकिन जब आप किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो तो वो सारा काम आपने रफ वर्क में करना होता है, मल्टीप्लाई अंदर नहीं करना, वो रफ वर्क में करके अंदर जस्ट हमने रिजल्ट को लिखना होता है। सिमिलरली जब आप किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो तो ये भी काम आपने क्या करना है, रफ में ही करना है। यानी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो भी रफ में करना है, और अगर कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो भी रफ में करना है। डिटर्मिनेंट के अंदर जस्ट आपने रिजल्ट लिखना होता है। तो ये काम मल्टीप्लाई एंड डिवीजन वाला तब करते हैं जब सिर्फ आप अंदर डिटर्मिनेंट की रो को या कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं किसी नंबर से, तो बाहर फिर क्या करना है, डिवाइड कर लेते हैं। यानी उस ऑपरेशन के साथ कोई और काम नहीं कर रहे होते, खालिस्तन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम रो को रो में ऐड कर रहे होते हैं या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे होते हैं तो वो हम रफ में करके डायरेक्ट अंदर रिजल्ट लिख रहे होते हैं। जब हम किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वो काम हम रफ में करके डायरेक्ट रिजल्ट को हम अंदर लिखते हैं।